लॉक करो अपने मोबाइल से। शुरू किया जाए बेटा। कुछ हेडिंग बनाया है क्या, देखें ये बेटा। कटौती प्रस्ताव। आ, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेटा थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। कुछ लिखा है कि नहीं, खाली हेडिंग है? हेडिंग। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कटौती प्रस्ताव माने कुछ काटने पीटने का मामला है। तो क्या है बेटा वो थोड़ा समझना है। जैसे आपको पता है धन की मांग किससे की जाती है? संसद से। अगर संसद से धन की मांग की जाती है तो संसद को कुछ अधिकार होना चाहिए। कोई बंधक बना के पैसा मांगना हो तो फिर अधिकार किस बात का? तो संसद के पास अधिकार होना ही चाहिए कि मांगी गई राशि को वो कम कर दे, मांगी गई राशि को घटा दे, या आवश्यकता पड़ने पर समाप्त कर दे। अगर ये सब अधिकार नहीं है तो फिर मांगने का मतलब भी क्या है? ये सब अधिकार है संसद का। लेकिन सारे अधिकार बहुमत के आधार पे है। इस संसद का हाँ ना किस आधार पे माना जाएगा? बहुमत के आधार पे। तो सैद्धांतिक रूप से संसद के पास अधिकार तो है कि मांगी गई राशि को वो कम कर सकता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि सदन में किसी का बहुमत है और वो इसको पारित होने नहीं देगा। क्लियर है बेटा? लेकिन सैद्धांतिक रूप से ऐसा माना जाता है कि संसद के पास ये अधिकार है कि संसद मांगी गई राशि में संशोधन कर सकती है। कर वर पाती नहीं है। कितनी दफा मैं आपको बताऊं क्यों नहीं कर पाती है? बहुमत नहीं है भाई। बहुमत होता तो कर पाते। क्लियर है? लिखें, एक लाइन लिखो पहले फिर क्लियर करते हैं। लिखें, मांगी गई अनुदान राशि के विषय में, मांगी गई अनुदान राशि के विषय में संसद को संशोधित करने का अधिकार है। मांगी गई अनुदान राशि को संसद द्वारा संशोधित करने का अधिकार है। क्लियर है बेटा? परंतु परंतु संसद को अनुदान राशि में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। परंतु संसद को अनुदान राशि में वृद्धि करने का, बढ़ाने का अधिकार नहीं है। क्लियर है बेटा? इसका क्या मतलब है? नहीं, इसकी मीनिंग जो महसूस किया आपने वो बताएं। संसद के पास अधिकार है कि मांगी गई राशि में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो किसी हालत में उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकती। यानी जितना पैसा संसद से मांगा गया है, संसद किसी हालत में उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकती। यह अधिकार ही नहीं है संसद का। कम करने का, संशोधन करने का, घटाने का, ये सब अधिकार है उसके पास। ध्यान रखना, यहाँ बहुत घेरते हैं। जैसे मैंने एक साल क्वेश्चन देखा था, उसमें यही पूछा था कि अनुदान राशि के विषय में संसद को निम्न में से क्या अधिकार प्राप्त है? अनुदान राशि को कम कर सकते हैं, अनुदान राशि को घटाकर 1 रुपया कर सकते हैं, अनुदान राशि की नीतिगत संशोधन कर सकते हैं, अनुदान राशि में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते? बढ़ोतरी नहीं कर सकते, बाकी जो मन करे वो कर ले। भूलिएगा नहीं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अनुदान राशि को संसद किसी हालत, वो सिंपल सी बात है कि एक बच्चा अपने पिता से अगर 1,000 रुपया मांग रहा है तो अर्थव्यवस्था का सिद्धांत ये कहता है कि उसकी जांच पड़ताल कर लो आप कि भाई बच्चा 1,000 रुपया कहाँ खर्च कर रहा है। उसे पूछ लो कि बेटा ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, डिटेल जान लीजिए। लेकिन ये तो कतई उचित नहीं है कि बेटा मांगे 1,000 रुपया और बाप कहे कि लो 5,000। अरे आप फिजूल खर्ची को बढ़ावा दे रहे हो। मांगने वाला खुद ही सोच समझ के मांग रहा होगा जितना उसका खर्चा होगा। आप उसमें बढ़ोतरी काहे करोगे भाई? इसीलिए संसद को यह अधिकार दिया ही नहीं गया है कि संसद अनुदान राशि में बढ़ोतरी कर सके। कम कर सकती है, यस,
घटा सकती है, हाँ। घटाकर 1 रुपया कर सकती है, हाँ। कर पाए ना कर पाए बात की बात है, लेकिन बढ़ाने वाला तो सवाल ही नहीं उठता कि बढ़ने उठने का इसमें प्रश्न ही नहीं उठता। क्लियर है बेटा? देखें, अनुदानों पर मांग के चरण में, आज ऑनलाइन वाले हमारे सारे मित्र लग रहा है निद्रावस्था में है। चलिए, अनुदानों पर मांग के चरण में, ये कौन सा चरण है बेटा? तीसरा चरण। वेरी गुड। अनुदानों पर मांग के चरण में, अच्छा एक चीज बताइए कि अब तो हम लोग धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़े हैं संविधान में, जैसे क्वेश्चन वगैरह देख रहे हैं तो कुछ मैनेजेबल हो रहा है, सॉल्व पेपर वगैरह का, यहाँ वहाँ का क्वेश्चन देख रहे हैं तो कुछ बड़ा भारी भरकम तो नहीं लग रहा है, मैनेजेबल लग रहा है, मैनेज हो जा रहा है। चलिए ठीक है, तो अगले हफ्ते में तैयार रहिएगा, टेस्ट होगा, देखते हैं कितना मैनेजेबल होता है। चलो बेटा, हाँ, अनुदानों पे मांग के चरण में लिख लिया बेटा? लास्ट लाइन बोल दो जरा, दिमाग से निकल गया मेरे। अनुदानों पर, बस यही तक। हाँ। अनुदानों पर मांग प्रस्तुत करने से पूर्व, थोड़ा सा बढ़ा के लिखा जाए बेटा। अनुदानों पर मांग प्रस्तुत करने से पूर्व क्या प्रस्तुत होता है भाई? अब भूल रहे हैं आप, लेखानुदान प्रस्तुत होता है, लिख चुके हैं, भूलिए मत। अनुदानों पर मांग प्रस्तुत करने से पूर्व क्या प्रस्तुत होता है बेटा? लेखानुदान। जानबूझ के लिख पा रहे हैं ताकि एक बार फिर लिखें, आपके दिमाग में रहे। लेखानुदान प्रस्तुत होता है। इसके उपरांत क्रमिक रूप से, माने क्रमशः, इसके उपरांत क्रमिक रूप से एक एक अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती हैं। एक एक अनुदान मांग क्या बेटा? प्रस्तुत की जाती है। क्लियर है? किसी अनुदान मांग पर पहले व्यापक चर्चा होती, किसी अनुदान मांग पर पहले व्यापक चर्चा होती है। हो गया बेटा? परंतु यह चर्चा संबंधित मांग पर ही होती है। परंतु यह चर्चा किस पे बेटा? संबंधित मांग पर ही होती है। संबंधित मतलब, बोल नहीं रहे बेटा? संबंधित मतलब जो मांग प्रस्तुत की गई, अब है तो 109 अनुदान मांगे, प्रस्तुत किया गया पहला, और बवाल कर रहे हैं 8वें में। नहीं नहीं नहीं, पहली अनुदान मांग प्रस्तुत की गई तो पहली अनुदान मांग पे चर्चा होगी, किसी अन्य अनुदान मांग पे कोई बात नहीं होगी। जब वो अनुदान मांग प्रस्तुत होगी तब उस पर बात करिएगा। क्लियर है बेटा? तो उस अनुदान मांग पे, यानी संबंधित अनुदान मांग पे चर्चा होती है। तो चर्चा होने के बाद मैंने क्या लिखाया? मतदान होता है। बोले बेटा, यही क्रम चलना चाहिए 26वें दिन तक। लेकिन होता यह है कि मतदान के पहले ही विपक्ष एक नया बवाल करता है। अनुदान मांग के प्रस्तुत होने के बाद, चर्चा होने के बाद, मतदान से पहले, क्लियर बेटा, एक बवाल हो जाता है नया। वो बवाल ये हो जाता है कि विपक्ष ये कहता है कि भाई जो पैसा वैसा खर्च हो रहा है वो ठीक खर्च नहीं हो रहा। क्लियर है? यानी इसमें हमको कुछ गड़बड़ी दिख रही है। क्लियर है बेटा? तो 3 प्रकार से गड़बड़ी कहते हैं। ये क्लियर हो गया? चर्चा के उपरांत और मतदान से पहले। क्लियर है बेटा? क्या प्रस्तुत होता है? कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होता है। लिख लें, चर्चा होने के उपरांत विपक्ष, ये भी ध्यान रखना, कटौती प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करेगा भाई? विपक्ष। लग रहा है एसी ओसी में ज्यादा रह गए हमारे मित्र।
हाँ, ये है दुर्गति। हाँ, कटौती प्रस्ताव क्या बेटा प्रस्तुत की जाती है। क्लियर है? तो फिर से सुनो, हम काहे फोकस कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो, यही आपको परेशान करेंगे वो। कटौती प्रस्ताव कब प्रस्तुत होता है? चर्चा करने के पहले। कटौती प्रस्ताव कब प्रस्तुत होता है? चर्चा होने के उपरांत। कटौती प्रस्ताव कब प्रस्तुत होता है? मतदान के उपरांत। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे आपको संकट में डाल देंगे? तो सतर्क रहना है बेटा, वही सब पूछेंगे, मुझे पता है। ये कब प्रस्तुत होगा बेटा? चर्चा होने के उपरांत, माने चर्चा का ही दौर माना जाता है, लेकिन मतदान के पहले। क्लियर बेटा? अच्छा, ये होता कितने प्रकार का है? चर्चा आपसे हुई थी। चर्चा मतलब बात मैंने किया था कि थोड़ा दिमाग में रहे। ये जो कट मोशन होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग बेटा? कटौती प्रस्ताव। प्रस्तुत कब होता है? सब आपने लिख लिया है ना बेटा? ये 3 प्रकार का होता है। हम तीनों लिख रहे, दिख रहा है बेटा? हाँ, पहला है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिसी कट मोशन, जिसको इंग्लिश में पॉलिसी कट मोशन कहते हैं, हिंदी में नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहते हैं। क्लियर है बेटा? कल बात हुई थी, कल मतलब लास्ट लेक्चर में। दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी माने है? नहीं, यहां पे क्या अर्थ है इसका? मित व्ययी। हाँ हाँ, मित व्ययी माने वो अभी हम चर्चा करते हैं आपसे। तीसरा क्या है बेटा? टोकन कट मोशन। 3 प्रकार के कट मोशन होते हैं बेटा। पहला पॉलिसी कट मोशन, दूसरा इकोनॉमी कट मोशन, तीसरा टोकन कट मोशन। हिंदी में इसको कहते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव, इसको मितव्ययी कटौती प्रस्ताव, और इसको सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। पहले तीनों का नाम लिखो बेटा। पहले तीनों का नाम लिखिए। हो गया बेटा? हाँ, एक चीज बताइए, नीतिगत शब्द आया है ना बेटा, पॉलिसी कट मोशन, ये कौन सा कटौती प्रस्ताव होता है, काहे लाया जाता है, इसका क्या पर्पज होता है? और एक अच्छी सूचना यह है कि कोई कटौती प्रस्ताव पारित नहीं होता, हो भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्योंकि कोई कटौती प्रस्ताव पारित होने का मतलब है कि सरकार की तबाही है ना बेटा? ये तो पहले दिमाग में रख लो कि पारित वारित तो कोई होना नहीं है। कटौती प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? विपक्ष प्रस्तुत। सरकार क्यों प्रस्तुत करेगी भाई? सरकार को तो जितना मांगना उतना मांगा। एक चीज बताओ, जैसे हम लोग या आप अपने गार्जियन से पैसा मांगते हैं, उसमें 2 चीजें हो सकती हैं। पहला ये कि गार्जियन आपकी योजना से सहमत हो, दूसरा कि गार्जियन आपकी योजना से सहमत ही ना हो। यानी आप जो खर्चे की बात कर रहे हैं उससे गार्जियन बिल्कुल सहमत ना हो कि नो, आपकी हम योजना से सहमत ही नहीं है।
जब गार्जियन आपकी योजना से सहमत नहीं होते तो कम ज्यादा का सवाल नहीं उठता। बोल नहीं रहे कि कम ले लो ज्यादा ले लो, ये सवाल उठता ही नहीं। सवाल तो तब उठता है जब आपके गार्जियन आपके खर्च से सहमत हो कि जिस तरीके का खर्च आप करना चाह रहे हैं उस खर्च से हम सहमत हैं। जैसे अगर आपने अपने गार्जियन से कहा कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, गार्जियन ने पूछा क्यों, तो आपने बताया कि गर्मी वर्मी देखिए बहुत पड़ रही है, तो हम सोच रहे थे स्विट्जरलैंड घूम आए, है ना। तो मुझे लगता है रिस्पांस आप समझ रहे हैं गार्जियन का क्या होगा। एक जोरदार थप्पड़ भी लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और गार्जियन आपसे पूछ रहे हैं कहाँ से पैसा आएगा 5 लाख, तो आप कह रहे हैं कि 1 बीघा खेत बेच दीजिए। तो आप ही मुझे बताइए कि ये योजना आपको उचित लग रही है किसी एंगल से? बिल्कुल नहीं। तो इसमें गार्जियन कम ज्यादा की बात करेंगे? बोलो बेटा, इसमें गार्जियन कम ज्यादा की बात करेंगे कि नहीं 5 लाख ज्यादा मांग रहे हो भाई, थोड़ा कम मांग लो? अरे एक सिरे से खारिज होगा, नो। और इसमें ये प्रत्याशा मत करिएगा कि 5 लाख मांगे हैं तो 3.5 लाख या 3 लाख मिल ही जाएगा, एक ढेला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका खर्च ही इररिलेवेंट है। अनाप शनाप की बात के लिए घर के पास पैसा नहीं है। क्लियर है बेटा? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके गार्जियन आपकी नीति से ही सहमत नहीं है, जो आपकी योजना है वो उसी से सहमत नहीं है। एक्चुअल में यह प्रस्ताव जब प्रस्तुत करता है विपक्ष, पहले सुन लो बेटा, तीनों की हम एक साथ व्याख्या करते हैं फिर हम लिखाते हैं। ये कटौती प्रस्ताव विपक्ष ये कहता है कि यहाँ कम ज्यादा की बात तो तब की जाएगी जब हम आपकी योजना से सहमत हैं। इस योजना पे आप पैसा खर्च कर रहे हो, उस योजना से ही हम सहमत नहीं हैं। इसलिए सदन की इच्छा है कि संपूर्ण अनुदान मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। 1 रुपया का मतलब क्या? अरे भाई ये तो वही हाल है कि गार्जियन से मांगने गए कि आप 5 लाख रुपया पापा दे दिए, पापा 1 रुपए का सिक्का निकाल के पकड़ा दे आपको, लो। तो क्या है, सीधे सीधे आपके मुंह पे तमाचा है कि गार्जियन आपकी बात को पसंद नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर हुआ? नीतिगत कटौती प्रस्ताव कब प्रस्तुत होता है? जब विपक्ष सरकार की नीति से ही सहमत नहीं होता। कम ज्यादा की बात अभी क्या की जाए? कम ज्यादा की बात तो तब की जाती है ना, जैसे आपने कहा कि पापा एक मोबाइल फोन लेना है, पापा ने कहा हाँ बेटा ले लो। तो आपने कहा कि सोच रहे हैं आईफोन 30 प्रो ले ले ना ना, अब इसमें बातचीत होगी कि ना ना बेटा कोई और अच्छा सा देख के ले लो, और आईफोन आईफोन क्या करोगे लेके, है ना। तो यहां तो कम ज्यादा की बात होगी तब जब आपकी नीति से कोई सहमत जताए, लेकिन जब आपकी नीति से ही सहमत नहीं है तो कम ज्यादा की बात कैसे हो सकती है? क्लियर है बेटा? बारी बारी से लिखा जाए जरा। पहला, समझ पा रहे हैं? कोई परेशानी हो बेटा तो बात करो। आज बजट को निपटाना है बेटा किसी हालत में। पहले हेडिंग बना लें, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसलिए इंपॉर्टेंट और हो गया मेरी नजर से, एक टीचर की नजर से, इस बार नहीं पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना पेपर बेटा हो नहीं पाता। अब इस बार अगर नहीं पूछा तो एग्जामिनर की नजर रहेगी पिछली बार, सतर्क रहिएगा। हाँ, लेकिन इसमें विपक्ष सरकार की नीति से ही सहमत नहीं होता। इसमें विपक्ष क्या बेटा? सरकार की नीति से ही सहमत नहीं होता। अतः विपक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि अतः विपक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि मांगी गई अनुदान राशि को घटाकर 1 रुपया किया जाए। मांगी गई अनुदान राशि को घटाकर क्या बेटा?
1 रुपया किया जाए। 1 रुपया को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब हम तो ये नहीं समझ पाते थे कि 1 रुपया कहाँ किया गया। तो मेरे हिसाब से तो घटा के 0 कर देना। नहीं, थोड़ा सरकार वरकार है ना, तो थोड़ी इज्जत रखनी पड़ेगी, है ना। 1 रुपया जैसे भीख दे रहे हो क्या? सीधी सी बात है कि सरकार को बता देते हैं कि नालायक हो, तुम्हारी नीति ही गड़बड़ है, तुम्हारी नीति से हम सहमत है ही नहीं है, और ये जो कुछ हो रहा है वो सरासर फिजूल खर्ची हो रही है। यही ना मतलब है बेटा। और ऐसा होता नहीं, विपक्ष की दादागिरी है, विपक्ष बस हंगामा बरपाने का मौका ढूंढता है। क्लियर है बेटा? अब बाकी क्या होगा वो आपको पता है। क्या होगा जानते हो? जैसे ये प्रस्ताव प्रस्तुत होगा, अब इस पे वार और प्रतिवार, घात प्रतिघात होगा। सरकार एकदम हल्ला बोल देगी विपक्ष पर, विपक्ष हल्ला बोल देगा सरकार पर, तो फिर एक बार शोर शराबा हल्ला गुल्ला का दौर शुरू होगा। फिर मतदान होगा। जाहिर सी बात है, प्रस्ताव है तो मतदान होगा। मतदान में पारित होने वाला नहीं है। क्लियर है बेटा? फिर अब ये, अच्छा एक बात ध्यान रखना, कटौती प्रस्ताव इसी क्रम में प्रस्तुत होते हैं। क्रम भी पूछा है, आगे पीछे नहीं। सबसे पहले आएगा नीतिगत कटौती प्रस्ताव, डेफिनेटली ये फेल होगा। फिर आएगा मितव्ययी कटौती प्रस्ताव, यह भी फेल होगा। फिर ये लास्ट में लाते हैं सांकेतिक। ये नहीं कि पहले ही लिया दे सांकेतिक, ध्यान रखना, अभी लास्ट में नोट बना के मैं लिखाऊंगा, लेकिन अभी दिमाग में रखिएगा, ये सारे कटौती प्रस्ताव जिस क्रम में मैंने लिखा है इसी क्रम में प्रस्तुत होते हैं। क्लियर है बेटा? तो एक बार क्रम भी पूछा है, सतर्क रहिएगा। आगे बढ़े, अगला इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन, हिंदी जरूर लिखो, मितव्ययी कटौती प्रस्ताव। मितव्ययी कटौती प्रस्ताव। क्लियर है बेटा? अब बताओ इसमें क्या है, मैंने क्या मंशा दिख रही होगी? योजना से सहमत हैं, योजना से असहमत ही नहीं है, लेकिन ये लग रहा है कि पैसा कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहे हैं, थोड़ा बचा लीजिए। यही ना मतलब है? अरे भाई, मितव्ययी किसको कहते हैं? नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं। मितव्ययी माने कंजूस नहीं होता। दो शब्द हैं बेटा इंग्लिश का, एक है एक्स्ट्रावैगेंट, जिसको हम लोग कहते हैं फिजूल खर्च। तो फिजूल खर्च ऐसे लोग होते हैं जो एकदम उड़ाते चलते हैं पैसा, और इसका एकदम अपोजिट पोल है माइजर, कंजूस, जो किसी हालत में पैसा खर्च नहीं करता। वो कहावत सुना है ना कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति होता है जिसको कहा जाता है मितव्ययी, और कहा जाता है हर व्यक्ति को मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी होना बुरी बात नहीं है, और ये कोई टीका टिप्पणी कमेंट भी नहीं है, ये अच्छी बात है। मितव्ययी उनको कहते हैं जो हमेशा इस बात पे ध्यान रखते हैं कि जहां जरूरी खर्चा है जरूर होगा, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही होगा। समझ पा रहे हैं बेटा? फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जहां जरूरी है वहां पैसा खर्च होगा, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही खर्च होगा। ठीक है? तो आपने नोटिस किया होगा ना कि जैसे मार्केट से हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, जिस चीज की हमारे घर में या हमें आवश्यकता है तो जरूर खरीदने जाते हैं, और कोशिश करते हैं कि बार्गेन करें। ये कोई गलत बात नहीं है, हमेशा प्रयास होता है कि हम बार्गेन करें, और इंडिया में तो खैर इसका कल्चर ही है। तो बार्गेन करते हैं क्यों? क्योंकि वस्तु तो हमको चाहिए ही चाहिए। अब ये डर लगता है कि कहीं इसका ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहे हैं हमसे, तो व्यक्ति बार्गेन करके उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता है। तो कर क्या रहा है? वो पर्सन इकोनॉमिकल है, यानी उसको जो चीज चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, बस वो कोशिश ये करता है कि इसमें हमको ज्यादा पैसा ना लिया जाए, उसी में जो भी कमी कर ली जाए, घटा ली जाए, मोल भाव करके वो कर लिया जाता है। क्लियर बेटा? 12 लिखें।
इसमें विपक्ष सरकार की नीति से सहमत होता है। इसमें विपक्ष क्या बेटा, सरकार की नीति से तो सहमत होता है, परंतु इसमें विपक्ष सरकार की नीति से तो सहमत होता है, परंतु मितव्ययिता को ध्यान में रखकर मितव्ययिता को ध्यान में रखकर एक निश्चित मात्रा में धन की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। निश्चित मात्रा को अंडरलाइन करिएगा। एक निश्चित मात्रा में धन की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। क्लियर है बेटा? निश्चित मात्रा माने खाली लिखने से नहीं गुजारा होगा बेटा, लिखने से गुजारा नहीं होगा, समझना पड़ेगा। निश्चित मात्रा में कोई फिक्स अमाउंट। अब फिक्स अमाउंट पहले से किससे बताए? आप मार्केट में हर चीज को खरीदने जाते हो तो हमेशा उतना ही बार्गेन करते हो। अरे जैसी चीज होगी, हम टीवी खरीदने जाएंगे हम ज्यादा बार्गेन करेंगे, बोल नहीं रहे हो। फ्रिज खरीदने जाएंगे हम ज्यादा कोशिश करेंगे। आप एक छाता खरीदने जा रहे हो तो जितना फ्रिज में कमी करो उतनी छाते में कर दोगे, तो 4-6 छाता उसको अपने घर से देना पड़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये कि जैसी वस्तु होती है, जैसा खर्चा होता है, उसके हिसाब से ना हम अमाउंट कम करते हैं। कहीं 1000-2000 कम करते हैं, कहीं हम 10-20 रुपए कम कराते हैं, कहीं हम 200-400 कम कराते हैं। डिपेंड करता है कि आइटम कैसा है। इसीलिए कहा गया कि विपक्ष जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता है उसका अमाउंट कोई फिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसा खर्चा होता है उसके हिसाब से उसमें कटौती की बात करते हैं। 5000 रुपए का खर्चा है 5000 करोड़ का, तो जाहिर सी बात है उसमें 100-200-400 करोड़ का कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। कहीं 1 लाख करोड़ के खर्चे का प्रावधान होगा, उसमें भी उतना ही करेंगे। नहीं, सब में अलग अलग अमाउंट होगा ना। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो? अमाउंट फिक्स नहीं हो सकता बेटा पहले से, क्योंकि पहले खर्चा दिखाओ ना कौन सा खर्चा है, फिर हम बताते हैं कितना फिजूल खर्ची हो रही है। क्लियर है बेटा? इसमें हमेशा उस खर्चे को ध्यान में रख के अमाउंट निर्धारित किया जाता है, पहले से अमाउंट निर्धारित नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा? एक निश्चित मात्रा में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। हो गया बेटा? नेक्स्ट, टोकन कट मोशन। नेक्स्ट क्या है बेटा? टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन को क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तो ये क्या है बेटा? सांकेतिक कटौती प्रस्ताव नहीं, वो तो है ही है, 100 रुपया कम करना, हम समझ रहे हैं, कल वाली बात याद है, परसों वाली। संकेत होता है ये, लक्षण होता है ये, है ना? जैसे आप कभी कभी देखते हो कुछ दुकानों वगैरह पे क्या होता है कि कहते हैं पहले टोकन ले लीजिए। जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है वो टोकन सिस्टम लगाते हैं कि पहले पेमेंट करके एक टोकन ले लीजिए। अब टोकन में वो प्लास्टिक की, मेटल की या पेपर की कोई चीज आपको दे देंगे। अब वो चीज तो है, लेकिन वो एक संकेत है ना बेटा? तो टोकन माने क्या होता है कि एक संकेतक। जैसे हमारी सेना में थे भवानी सिंह, जयपुर की महारानी गायत्री देवी के सुपुत्र। तो कुछ लोगों को लड़ाई भिड़ाई का शौक होता है, मजबूरी नहीं होती है, शौक होता है उनको। भोजन ही डाइजेस्ट नहीं होगा जब तक वो दिन भर में 1-2 लड़ाई ना हो जाए ठीक ठाक। नहीं नहीं, उस टाइप के व्यक्ति नहीं थे। एक्चुअल में वो भारतीय सेना में ज्वाइन कर लिए
और उन्होंने कहा कि मुझे सेना में भाई नौकरी करनी है और इस कौम से मैं हूँ जो लड़ने भिड़ने में ही यकीन की, और पूरी मेरी रेजिमेंट रही है, राजपूताना रेजिमेंट। तो उन्होंने अपनी पूरी रेजिमेंट दे दिया सेना को, और उन्होंने कहा कि मुझे भी अगर सेना में रख लें तो बड़ा अच्छा है, तो उनको सेना में रख लिया गया। बाद में ब्रिगेडियर से रिटायर हुए। तो अब महाराजा थे तो तनख्वाह उनख्वाह लेना साहब जायज़ तो नहीं लगेगा, और फिर तनख्वाह अगर आप किसी से लेते हैं तो आप उसके नौकर के रूप में एक तरह से बिहेव कर लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सेना में नौकरी तो करूंगा लेकिन मैं सैलरी नहीं लूंगा। तो सेना ने कहा कि ये लिटरली संभव नहीं है, अगर आप नौकरी करेंगे तो आपको सैलरी तो लेनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि फिर टोकन मनी दीजिए, 1 रुपया। वो 1 रुपया टोकन मनी लेते रहे। वो सेना में बहुत अकूत संपत्ति है बेटा इन लोगों के पास, सैलरी और पैसे रुपए से कोई इशू ही नहीं है। आप जाके देखो जयपुर में तो 4-5 तो जो 5 स्टार होटल है ना वर्ल्ड क्लास के, वो इन्हीं लोगों के हैं। जल महल तो, जल विलास तो, ढिमाका तो, पूरा जयपुर इन्हीं लोगों का। वो तनख्वाह से क्या होना है साहब। तो ये सब था। तो टोकन मतलब यही होता है, कुछ संकेत के रूप में आप हमको दे दीजिए। अब इसमें विपक्ष क्या प्रस्तुत करता है, जरा ध्यान से सुनना। इसमें विपक्ष सरकार की नीति से भी सहमत होता है, इसमें विपक्ष सरकार के खर्च से भी सहमत होता है, लेकिन थोड़ा सा कहता है कि एक संकेत तो दिखाई दीजिए ना कि हम विपक्ष हैं, थोड़ी हमारी वाली भी हो जाए। वो ठीक वही है ना, जैसे किसी दुकान पे आप जाते हो और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा है कि यहाँ कोई मोल भाव नहीं होता है ना, फिक्स रेट। लेकिन कुछ लोग आदत से बाज नहीं आते और वहां भी जाके वो बार्गेनिंग करते ही करते हैं, दुकान वाले की नाक में दम कर देते हैं। तो जैसे 10,000 उन्होंने परचेजिंग किया और बार्गेनिंग के मूड में आ जाते हैं, दुकान वाला कह देता है कि यहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं होती, लेकिन आप मानते नहीं तो दुकान वाला भी कह देता है कि चलिए भाई 50 रुपया कम कर दे रहे हैं, आपकी बात रख ले रहे हैं। तो खाली बात रखने वाली बात है, कोई पैसा वैसा कम किया नहीं जाता। तो ऐसे विपक्ष कहता है कि ठीक है मेरी बात रख लो ना भाई, और बात ये रखनी है कि अगर आपने 70,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है तो आप उसमें से मात्र 100 रुपए काट लीजिए, और सरकार वो भी नहीं काटती है ना बेटा। लेकिन इसमें विपक्ष सरकार की नीति से सहमत होता है, तथा खर्च से भी सहमत होता है, तथा किससे बेटा, खर्च से भी सहमत होता है, परंतु संकेत के रूप में मात्र 100 रुपए कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मात्र कितना बेटा, 100 रुपए कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। पिछड़ जा रहे हो बेटा, थोड़ा स्पीड मेंटेन करो। इसमें विपक्ष सरकार की नीति से सहमत होता है, सरकार के खर्च से सहमत होता है, परंतु संकेत के रूप में मात्र 100 रुपए कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। आगे क्या हुआ वो मैंने नहीं लिखाया, कहीं भी नहीं लिखाया, इकट्ठे लिखाते हैं। एक नोट बनाइए, नोट लिखो बेटा। तो क्या है बेटा जरा समझिए। नोट में 2 पॉइंट हम लोगों को बनाना पड़ेगा, है ना बेटा। दोनों पॉइंट बना के लिखे। पहला नोट नंबर 1, ये कटौती प्रस्ताव इसी क्रम में प्रस्तुत होते हैं। किस क्रम में बेटा, जिस क्रम में दिया हुआ है आपको, ये कटौती प्रस्ताव इसी क्रम में प्रस्तुत होते हैं। देखो मुझे तो याद है, आप भी याद वाद कर लो, है ना, करना ही पड़ता है बेटा, मजबूरी है। तो कभी कभी बहुत तरीके हम लोग खोजते हैं ना याद वाद करने के, तो अचानक मेरे दिमाग में एक तरीका दिख गया।
जिससे मुझे भूलता नहीं। आप भी अगर दिमाग में आ जाए, देखो सबके दिमाग में एक तरीके की चीजें नहीं आती, किसी के दिमाग में कुछ दिखता है, किसी के दिमाग में कुछ दिखता है। तो मुझे ये दिख गया था, तो मुझे लगता है ये तो याद ही रहेगा। अरे टेट की जगह पे पेट याद रख लो, है ना। तो पॉलिसी कट मोशन, देन इकोनॉमिक कट मोशन, देन टॉकेट मोशन, है ना। ये अगर दिमाग, ये क्रम बहुत जरूरी है बेटा, बच्चे अक्सर भूल भाल जाते हैं, तो भूलना नहीं, इनका क्रम यही रहेगा। क्लियर है बेटा, इसी क्रम में प्रस्तुत किए जाते हैं। आप भी चार्ट में लिख लो, याद रहेगा, शर्माने की क्या जरूरत है। क्लियर है बेटा, ये कटौती प्रस्ताव इसी क्रम में प्रस्तुत किए जाते हैं। किस क्रम में बेटा? हाँ, पीईटी, पॉलिसी कट नहीं, ये किताब उताब में नहीं लिखा भैया, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन एंड टोकन कट मोशन। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, नोट नंबर 2 बेटा लिखें, कोई भी कटौती प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता या नहीं होता, ऐसा लिखो। कोई भी कटौती प्रस्ताव पारित नहीं होता। सहमत है ना? अच्छा, हो जाए पारित तो विदाई समारोह हो जाएगा सरकार का। तो हम जानते हैं, विपक्ष नहीं जानता, विपक्ष भी जानता है, तो फिर क्यों प्रस्तुत करता है? सिर्फ चर्चा का अतिरिक्त अवसर मिल जाए, यानी सरकार की आलोचना करने का, सरकार को घेरने का, शोर शराबा करने का एक अवसर फिर मिल जाए। लेकिन विपक्ष इसे सरकार को घेरने के अतिरिक्त अवसर के रूप में प्रयोग करता है। सरकार को घेरने के अतिरिक्त अवसर के रूप में प्रयुक्त करता है। क्लियर है बेटा? कोई शक? तो अब ये क्लियर हो गया कि जब विपक्ष को पता है ये पारित होगा नहीं, तो इसे प्रस्तुत क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए प्रस्तुत करते हैं कि अच्छा मौका चाहिए ना उनको ज्यादा से ज्यादा, तो एक मौका के रूप में इसका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये पारित हो जाए तो क्या होगा? नहीं, इससे सरकार नहीं गिरेगी। माने किसी प्रस्ताव के पारित हो जाने से या न होने से सरकार नहीं गिरती, क्योंकि विपक्ष इससे अंदाजा लगा लेगा कि सरकार बहुमत में नहीं है, और जैसे उसको अंदाजा लग गया कि सरकार बहुमत में नहीं है, ऐसे ही अगले क्षण विपक्ष प्रस्तुत कर देगा अविश्वास प्रस्ताव, और ये प्रस्ताव पारित हुआ, सरकार को जाना तय है ना बेटा। थोड़ा जोड़ लो ना, क्या हर्जा है, लिखें। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो, यह प्रस्ताव माने एक कटौती प्रस्ताव, यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो इससे सरकार तो नहीं गिरती, परंतु विपक्ष निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर देगा। परंतु विपक्ष निश्चित रूप से क्या बेटा? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव माने नो कॉन्फिडेंस मोशन। निश्चित रूप से विपक्ष क्या बेटा? अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर देगा, जिससे सरकार गिर जाएगी। तो उससे नहीं गिर जाएगी, माने पारित हो जाएगा तो गिर जाएगी। क्लियर हुआ बेटा? कोई शक? एकदम ट्रांसपेरेंट है। कटौती प्रस्ताव के बारे में कोई झंझट तो नहीं आया दिमाग में? कुछ सोचो झंझट, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि नहीं सर ऐसा वैसा हो जाए, कुछ नहीं होगा।
कटौती प्रस्ताव सिवाय एक ड्रामा है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है ना बेटा। सिर्फ सरकार को आगे न बढ़ने देना, सरकार के काम में बाधा उत्पन्न करना, सरकार को परेशान करना, बस उसी का एक हथकंडा है बेटा कटौती प्रस्ताव। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो हम लोग किस चरण में थे? तीसरे में। अब बढ़ा जाए चौथे की ओर, हेडिंग बनाइए, चौथा चरण, विनियोग विधेयक। चरण वर्ण सब याद रखो बेटा, बोलना ना पड़े। चौथा चरण क्या बेटा? विनियोग विधेयक। अंग्रेजी भी हम बोल दें एप्रोप्रिएशन बिल, APPROPRIATION, एप्रोप्रिएशन बिल। हो गया बेटा? आर्टिकल लिखो जरूर, 114। ठीक है? ये क्या बला है? ये क्या चीज है? थोड़ा इसको समझिए बेटा। हाँ, पानी दे दो बेटा। ये क्या परेशानी है? आप कहोगे सर 26 दिन तो निर्धारित थे अनुदानों पे मांग के लिए, 26 दिन में एक एक अनुदान मांग प्रस्तुत की गई और बहुमत से उसको पारित भी किया गया। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि संसद ने अनुमति दे दिया। अरे इधर उधर मत करो बेटा, सुनो पहले, नहीं लिखने में रह जाओगे। हम निशाना कुछ अलग साधते हैं, आप निशाना कुछ अलग साधते हो, उसमें गड़बड़ हो जाएगा बेटा। निशाना है कि हमें चीजें समझ में आए, लिखना पढ़ना वाला हो जाएगा बाद में भी, वो कोई इश्यू नहीं है। हम क्या कह रहे हैं जरा उसको समझिए। 26 दिन निर्धारित था अनुदानों पे मांग के लिए, एक एक अनुदान मांग प्रस्तुत की गई, चर्चा हुई, मतदान हो गया, कटौती प्रस्ताव वगैरह आना था वो भी आ गया, सब फिनिश हुआ ना बेटा। लास्ट में मतदान हो गया ना। मतदान का क्या सूचक है? मतदान जब हो जाता है तो इसका यही मतलब है ना कि संसद पैसा देने के लिए तैयार है। बोल नहीं रहे तो दो, तैयार हो गए तो दो पैसा, नहीं देते ना। फिर वो कहते हैं कि जब तक विनियोग विधेयक नहीं पारित हो जाएगा तब तक एक ढीला नहीं मिलेगा। तो बड़ी भारी परेशानी है कि फिर 26 दिन ड्रामा क्या किया। तो कारण है बेटा, एक्चुअली संविधान के अनुच्छेद 114 में लिखा हुआ है कि बिना विनियोग विधेयक पारित हुए एक चवन्नी खर्च नहीं की जा सकती। क्लियर है बेटा? 4 आना भी पैसा खर्च नहीं हो सकता। और जब तक विनियोग विधेयक पारित होगा नहीं तब तक संचित निधि से पैसा निकाला नहीं जा सकता। बस आप समझ लो, वो विड्रॉल फॉर्म भरना है बैंक का। अच्छा, बैंक में जा जाके दहाड़ो, अरे मेरा 20 लाख रुपया जमा है मैनेजर साहब, आपको पता है? मैनेजर कहा हाँ सर बिल्कुल पता है, और आपको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आपका 20 लाख रुपया जमा है। आप कहेंगे मेरा 5 लाख दे दीजिए जल्दी से। 5 लाख नहीं, 10 लाख ले लो, वेद प्रक्रिया से लीजिए। मुंह जुबानी कहने से पैसा आपको थोड़ी मिल जाएगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बैंक मैनेजर आपका लाख करीबी हो, बैंक मैनेजर आपका लाख परिचित हो, आपके मुंह से कहने से पैसा नहीं देगा। आप विड्रॉल फॉर्म पे अमाउंट भर के विहित प्रक्रिया से साइन करके दे दीजिए, पैसा मिल जाएगा। तो क्या है बेटा, वह एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को पूरा करना ही होगा आपको। अब ये जाके चिल्लाएं करे हम फॉर्म नहीं भरेंगे, पहचान नहीं रहो, मेरा ही पैसा ये वो, ठीक है साहब आप ही का पैसा है, लेकिन विहित प्रक्रिया को पूरा करना होगा। विनियोग विधेयक वो विहित प्रक्रिया है जिसे बस समझ लो ठेठ भाषा में, विड्रॉल फॉर्म समझ लो। बिना विड्रॉल फॉर्म के संचित निधि से पैसा नहीं निकलेगा। तो इस बार ड्रामा क्यों नहीं होता मैं बता रहा हूं। ड्रामा इसलिए नहीं होता कि ड्रामा हो चुका है, 26 दिन तक नौटंकी हो चुकी है, बोल नहीं रहे हैं। अब होता यह है कि चौथे चरण में सभी अनुदान मांगों को जो पारित हो चुकी हैं एक विधेयक के रूप में लिख लिया जाता है कागज पे, और सदन से अनुरोध किया जाता है कि आप इसे पारित कर दें। क्लियर है? और सदन पारित कर क्या दे? सदन तो पारित कर चुकी है, एक एक को पारित कर चुकी है। बस ये सदन में आता है और 2 मिनट की फॉर्मेलिटी होती है, इसको पारित कर दिया जाता है। क्लियर है बेटा? इस पे कोई डिबेट नहीं,
इस पे कोई चर्चा नहीं, इस पे कहीं कुछ नहीं। क्यों? सब हो चुका है। बार बार एक ही ड्रामा दोहराने से काम नहीं होगा। अब तो खाली वो बाध्यता को पूरा किया जा रहा है कि बिना विनियोग विधेयक पारित किए पैसा नहीं निकल सकता, इसलिए उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसे विनियोग विधेयक प्रस्तुत होता है वैसे लोकसभा अध्यक्ष ढूंढता कहां गई मेरी मुहर, और फट से लगाता है मुहर और तुरंत लिखता है ये धन विधेयक है। यानी विनियोग विधेयक को प्रमाणित कर देता है किस पे बेटा? धन विधेयक के रूप में, और पारित भी हो जाता है। मतलब आप समझ पा रहे हैं, राज्यसभा अब इसे नहीं रोक सकती, और अब पैसा खर्च करने की सैद्धांतिक रूप से अनुमति। लिख ले, बिना विनियोग विधेयक पारित किए, बिना विनियोग विधेयक पारित किए, अभी संचित निधि क्या है बेटा? अभी हम आपको बताते हैं। बिना विनियोग विधेयक पारित किए संचित निधि से, संचित निधि को इंग्लिश में कहते हैं बेटा हम लोग कंसोलिडेटेड फंड। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे बेटा, थोड़ा रुक जाइए, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। बिना विनियोग विधेयक पारित किए संचित निधि से धन आहरित, आहरित माने विड्रॉ, विड्रॉ, धन आहरित नहीं किया जा सकता। ये संविधान में लिखा है, मतलब समझ पा रहे हैं? बिना संचित निधि के पारित किए, अरे संचित निधि में कह रहा हूं, सॉरी, बिना विनियोग विधेयक पारित किए संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। क्लियर हो गया बेटा? 545 के 545 सांसद जाके चीखें एक साथ कि संचित निधि से पैसा निकाल दिया जाए, नहीं निकाला जाएगा। ये दिखाइए कौन? विनियोग विधेयक। और जैसे विनियोग विधेयक पारित होगा पैसा। क्लियर बेटा? लिखें, इसी कारण सभी अनुदान मांगों को, इसी कारण सभी अनुदान मांगों को एक विधेयक का स्वरूप प्रस्तुत, एक विधेयक का स्वरूप दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं। अब धन विधेयक की क्या हालत है पढ़ चुके हैं आप। लोकसभा अध्यक्ष इसे क्या करते हैं बेटा? धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? इसके प्रमाणित होते ही इसके प्रमाणित होते ही विभागों को धन खर्च करने की अनुमति मिल जाती है। विभागों को धन खर्च करने की अनुमति मिल जाती है। दैट्स क्लियर? हो गया बेटा? ये बस एक फॉर्मेलिटी होती है बेटा जिसको करना जरूरी है, क्योंकि बिना इसको किए पैसा नहीं निकलेगा। क्लियर है? अगला वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। अगला क्या है बेटा? वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। ब्रैकेट में लिखिए अनुच्छेद 117। ठीक है? अच्छा थोड़ा रुको, ध्यान भी नहीं दिया आपने, ध्यान देना चाहिए था। बजट माने खाली खर्चा होता है? अरे बजट माने खाली खर्च होता है? बजट माने आय भी तो होता है। बजट आय व्यय का ब्यौरा होता है ना। चौथे चरण तक कहीं आय व्यय का मामला देखा आपने? यहां तो खाली खर्चे खर्चे की बात हुई।
अरे भाई, तो पैसा आएगा भी कहाँ से, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो पैसा आने की व्यवस्था की जाती है वित्त विधेयक के माध्यम से, यानी वित्त विधेयक के माध्यम से करों आदि का प्रावधान बनाया जाता है। टैक्सेशन वगैरह कैसे कैसे होगा, कितना कितना होगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा हर बजट में कुछ करों के स्लैब में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं, लेकिन बजट में ही करों के स्लैब में कुछ चेंज कर दिए जाते हैं। तो वित्त विधेयक के माध्यम से बेटा करों का प्रावधान बनाया जाता है ताकि सरकार को आय उत्पन्न हो जाए। इसमें भी एक मजेदार बात कि कर का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं वित्त विधेयक, और सॉरी वित्त मंत्री। सदन में कर का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करेगा? वित्त मंत्री प्रस्तुत करेगा। किससे अनुरोध करेंगे? सदन से, कि भाई जो हमने कर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसको आप लोग बहुमत से पारित कर दीजिए ताकि हम इतना कर लगाएं। तो सदन के पास अधिकार तो होना ही चाहिए क्या? कर को समाप्त कर देने, कर को घटा देने, कर को कुछ कम कर देने। ना 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 ना, यही फंस गए आप। ध्यान रखना, बढ़ाने का अधिकार संसद के पास नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अनुदान राशि को नहीं बढ़ा सकते, वैसे कर के प्रस्ताव को भी नहीं बढ़ा सकते। कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। देखिए वित्त विधेयक के माध्यम से, वित्त विधेयक के माध्यम से करों आदि का प्रस्ताव ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आय ज्यादा अच्छा शब्द है। करों आदि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। कर के प्रस्ताव में सदन बढ़ोतरी नहीं कर सकता। करों के प्रस्ताव में सदन क्या बेटा? बढ़ोतरी नहीं कर सकता, कमी कर सकता। करों के प्रस्ताव में सदन बढ़ोतरी नहीं कर सकता, कमी कर सकता है ना। वो कमी वाला तो ऑब्वियस सी बात है, बस यही दिमाग में रखना कि बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाने वाला अगर क्लियर है तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा, है ना बेटा। बढ़ोतरी नहीं कर सकते। लिखें, वित्त विधेयक के पारित होते ही संपूर्ण बजट पारित मान लिया जाता है। वित्त विधेयक के पारित होते ही संपूर्ण बजट पारित मान लिया। ठीक है बेटा। अब सरकार का पैसा वैसा बेटा कहाँ है, थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा। अरे साहब, बजट का सुना सुना है इतना पैसा, मैंने सुन के तबीयत खराब हो जाती साहब। 40,000 50,000 करोड़ तो कॉमन है। इनको इतना हजार करोड़, उनको इतना हजार करोड़, इनको इतना हजार करोड़। अरे बजट आएगा तो देखिएगा, या नजर अगर आपकी होगी तो देखा ही होगा। इतना पैसा यार कहाँ होता है भाई। वित्त मंत्री रखे ना वो तिजोरी खोल के, और लो भैया आपका 40,000 करोड़, आपका 70,000 करोड़, आपका 80,000 करोड़, ऐसा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पैसा तो होगा, हवा में तो होगा नहीं। तो पैसा सरकार के भी कुछ अकाउंट होते हैं, जैसे हमारे आपके अकाउंट होते हैं, ऐसे सरकार के भी अकाउंट होते हैं। और सरकार के अकाउंट को हम लोग सरकार की निधियां कहते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट कहते हैं। एक छोटी सी हेडिंग बना लें, सरकार की निधियां या गवर्नमेंट अकाउंट। सरकार की निधियां या क्या बेटा? गवर्नमेंट अकाउंट। है ना बेटा। तो क्या है सरकार की निधि बेटा, वो जरा समझना है। भारत सरकार की, सुनो सुनो लिखो मत, भारत सरकार की 3 प्रकार की निधि है।
चौथे प्रकार की नहीं है। तो सरकार की जो 3 प्रकार की निधि है, तीनों को समझना होगा, है ना। क्रम से लिखिए। पहला, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। पहला कौन है बेटा? कुछ नेटवर्क का इशू था बेटा, हम कंक्लूड कर रहे हैं। लिखो बेटा, पहला क्या लिखा था? है बेटा, संचित निधि, इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड लिखें। इसमें सरकार की समस्त आय, इसमें सरकार की समस्त आय, जितनी भी आय होती है गवर्नमेंट की, इसमें सरकार की समस्त आय जमा होती है। समस्त आय माने चोरी डकैती बेईमानी नहीं, नहीं। करों से जो आय होती है सरकार की, टैक्सेशन से, वह भी। और साथ में सरकार के कुछ उपक्रम भी हैं बेटा, सरकार बिजनेस भी करती है ना। तो जैसे इनके नवरत्न है, महारत्न है, सरकारी उपक्रम है, ये सब पैसा कमाते हैं ना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी, ये सब पैसा कमाते हैं ना। ये सब किसके लिए कमाते हैं? सरकार के लिए।
इनकी भी आय होती होगी, यह भी वहीं जमा होता है ना। देखें, बिना विनियोग विधेयक पारित हुए, बिना विनियोग विधेयक पारित हुए संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। जिसको लिख चुके थे आप, दोबारा हम लोग फिर से देख रहे हैं। क्लियर है बेटा? दूसरा, पब्लिक अकाउंट। अरे सुनो सुनो सुनो, एक गड़बड़ हो रही है। इसका आर्टिकल शायद नहीं लिखा है आपने। लिखा है क्या? लिख लो, वहीं कहीं जगह बना के लिखो। आर्टिकल 266 266 विद इन ब्रैकेट 1, 266 1। ठीक है बेटा? दूसरा लिखो, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट 266 2। इसमें कर्मचारियों के भविष्य निधि का धन जमा होता है। इसमें कर्मचारियों के क्या बेटा? भविष्य निधि का धन जमा होता है। ये पैसा तो वास्तव में सरकार का नहीं होता। बोल नहीं रहे? अरे तो हमारा पैसा है। आपने सुना होगा प्रोविडेंट फंड, तो कुछ लोगों का जो सरकारी नौकर होते हैं उनका प्रोविडेंट फंड कटता रहता है, लेकिन वो पैसा सरकार का नहीं है। वो पैसा किसका है? जनता का पैसा है। क्लियर है बेटा? लेकिन सरकार उस पैसे को खर्च कर लेती है। बोल नहीं रहे हो? आपको जब जरूरत होगी हम न दें तब ना अपराध होगा। लो, आप मुझे 10,000 रुपया दिए हो कि सर मेरा 10,000 रुपया रखे रहिए, हम जब मांगेंगे तो दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, हम रखे हैं। हम जाके आप ही के 10,000 रुपये में से चाट खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, और आप देख देख के गुस्सा रहे हो कि तो लग रहा है मेरा वाला ही पैसा है, किसी वाला हो। आपसे इससे क्या मतलब? जब आप मुझसे पैसा मांगे और मैं देने से मना करूं तब ना गड़बड़ है। वो पैसा तो हम खर्च कर ही सकते हैं। तो ये जो आकस्मिक सॉरी लोक लेखा है वो ऐसा ही पैसा है। वो पैसा सरकार का तो नहीं है, लेकिन सरकार उस पैसे को खर्च कर लेती है। हाँ, आप जब मांगेंगे तो सरकार जरूर मैनेज कर लेगी। क्लियर है बेटा? अगला, अगला क्या है बेटा? आकस्मिक निधि। अगला है क्या बेटा? आकस्मिक निधि। लिखें, अनुच्छेद बेटा इंग्लिश बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी फंड लिखें, यह निधि 267 267 266 में दो था, 266 एक और 266 दो, और यह है 267 बस। लिखें, यह निधि राष्ट्रपति के अधीन है। यह निधि किसके बेटा? राष्ट्रपति के अधीन है, तथा बिना सदन की अनुमति के राष्ट्रपति इसे खर्च कर सकते हैं। ठीक है बेटा? ये कुल मिला जुला के बेटा 3 प्रकार की निधियां। ठीक है? तो अभी थोड़ा सा और है बेटा, है ना? तो बात करेंगे आज नहीं, मंडे को।